ये है क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 5 डबल एंट्री सिस्टम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं उसका सिस्टम क्या होता है, किस सिस्टम से हम लोग अकाउंटिंग का सारा काम करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहले बताया गया है कि अकाउंटिंग सिस्टम। देखो, अकाउंटिंग करने का तरीका होता है, बहुत लोग अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग करना वो तो अलग बात है, लेकिन अकाउंटिंग कैसे करना ये ज़रूरी है। अकाउंटिंग करने का 3 अलग अलग तरीका होता है, उसको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें हम, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग किस सिस्टम से करते हैं इसको पहले डिस्कस करते हैं। देखो अकाउंटिंग सिस्टम आखिर होता क्या है। सिस्टम टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ अ बिजनेस एंड अकाउंट फॉर देम इन अ वे। देखो, जब हम सभी अकाउंटिंग का काम करते हैं, जब लेखा पढ़ी का काम करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको और जो इवेंट है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसका भी तो कुछ तरीका होगा ना। इसी बारे में इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। और यही बेसिकली अकाउंटिंग सिस्टम में भी बताया गया है कि जो हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको करने का अलग अलग तरीका, वो जो सिस्टम है उसे ही अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम मतलब बेसिकली यही होता है। आगे अगर देखोगे तो अकाउंटिंग करने का जो ये तरीका है ये 3 तरीके से पॉसिबल हो सकता है। कौन कौन? पहले है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा आता है हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फिर आता है आपका तीसरा डबल एंट्री सिस्टम। देखो पहले स्टार्ट करते हैं कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम आखिर होता क्या है। अगर आसान भाषा में समझना है तो पहले यहाँ देखो, ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन अ सिंगल टाइम। देखो बहुत ईजी है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन का बात किया जा रहा है, मतलब समझ लो कि बिजनेस में अगर कोई लेन देन हो रहा है तो उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड करेंगे। उसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस अफेक्ट ओनली वन अकाउंट। देखो जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो हम सिर्फ एक बार रिकॉर्ड करेंगे। सिंपल भाषा में समझो तो देखो, आपने सुना होगा कि जब हम अकाउंट का मतलब अकाउंट को रेडी करते हैं, तैयार करते हैं, उसका लेखा पढ़ी करते हैं तो उसका तरीका होता है अलग अलग। कैसे? एक होता है क्रेडिट करना और दूसरा होता है डेबिट करना। एक तरफ से आप क्रेडिट करोगे तो डेबिट करना पड़ेगा। देखो लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, देखो यहाँ देखो, सिंगल सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक मान लो दुकानदार है, सिंगल एंट्री सिस्टम को वो अगर फॉलो करता है तो वो कैसे फॉलो करेगा। देखो अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में एंट्री सिस्टम ये मतलब जो एंटर करना, यानी कि जो आप में आपका बिजनेस का जो लेन देन हुआ है उसको रिकॉर्ड करना, वो कैसे करोगे? सिंगल एंट्री सिस्टम के माध्यम से करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एक दुकान है और आपका वो जो दुकान है उस पर कस्टमर आता है। एक आपका जो कस्टमर है उसका नाम है अमन है। वो आपके दुकान से रेगुलर शॉपिंग करता है, दुकान पे आता है, किराना का सामान लेता है। चलो इतना समझ गया। लेकिन यहाँ क्या है कि जो अमन है वो दुकानदार से, वो शॉपकीपर से क्या करता है कि उधार में सामान खरीदता है। अमन क्या करता है तो उधार में सामान खरीदता है। और जो उसके लिए मान लीजिए उधार में सामान खरीद कर ले गया, 1000 का सामान खरीद कर उधार में ले गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो इस उधार को, जो अमन उधार ले गया है, उसको याद रखने के लिए क्या करेगा कि कहीं एक जगह पर लिख देगा। पहले ऐसे करेगा कि अमन लिख देगा, अमन का कितना उधार बाकी है, मान लो 1000 का सामान ले गया, 1000 का सामान लेगा। फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो 500 का सामान ले गया। ये मैं उधारी की बात कर रहा हूँ। 500 का सामान ले गया, उसके बाद मान लो 5000 का सामान ले गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या होता है कि वो 200 का भी उधार पे सामान ले गया, उसको कुछ सामान का ज़रूरत था, वो 200 का भी ले गया। तो ये जितना भी है आपका, ये अमन का ये जो लिस्ट बन जाएगा, ये ऐसे आपका करके जो शॉपकीपर है, वो शॉपकीपर एक आदमी का मैं बात कर रहा हूँ, एक आदमी का क्या करेगा कि वो उधारी लिखेगा कि हाँ इस पे इतना उधारी, शॉपकीपर का अमन पे इतना 1000 रुपया उधारी बाकी है, यहाँ पे 5000 रुपया बाकी है, 200 रुपया बाकी। ऐसे करते करते जितना भी होगा वो ये आपका जो नोट कर रहा है, इसे हम कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। बस इतना समझ लो। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि जो दुकानदार है वो सामान जो बेचता है, क्या कैश पर सामान बेच दिया, कैश पर वो, हाँ डायरेक्ट आपका कस्टमर आया, वो सामान लिया, पैसा दिया, तो उसका तो कोई एंट्री नहीं होगा, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन ऐसा आदमी, अमन जैसा आदमी, जो कि मान लीजिए उधारी पर सामान अगर ले गया, तो उसको याद रखने के लिए जो शॉपकीपर, जो दुकानदार क्या करता है कि एक कहीं पे कभी, यहीं इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक प्रॉपर बुक मेंटेन करना पड़ेगा, कहीं पे भी एक अमन नाम से वो खोल लिया खाता अपना, उसमें लिख दिया कि 1000 उधारी बाकी है। उसके बाद अगले दिन वो आया तो 5000 का उधारी बाकी है, फिर अगले दिन से 200 का सामान लिया तो इतना बाकी है अमन का। वैसे ही कोई और आदमी होगा, जैसे कि
रमेश हो गया। रमेश क्या करेगा कि पहले 500 का कुछ सामान ले गया, फिर 200 का ले गया, फिर 1000 का ले गया, ऐसे सामान ले गया। कि मैं उधारी की बात करूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम में सिर्फ क्रेडिट पर, यानी जो उधारी पर सामान ले जाया जाता है उसका रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि कैश ट्रांजेक्शन का। कैश तो सिंपल कि हाँ वो सामान ले गया, पैसा दे दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जो क्रेडिट करता है वो शॉपकीपर उसका ऐसे कॉलम बनाकर या अलग अलग पेज पर उसका नोट करता है। यही आपका हो गया। और जो टोटल करेगा ये कितना हुआ आपका, 5000, 6000, 6200 आपका ये हो गया। ये हाँ तो पता चल जाएगा कि हाँ, और शॉपकीपर को ये जानकारी हो जाए, दुकानदार को ये जानकारी हो जाएगा कि हाँ 6200 रुपया अमन का टोटल बाकी है, इतना क्रेडिट पर सामान ले गया है। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा कि 1700 का सामान ले गया है रमेश। ऐसे ही करते करते वहाँ पे किसी और का यहाँ पर बनाएगा। सिंपल है, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक बार रिकॉर्ड किया जाता है किसी एक चीज़ का, और वो भी इसमें लिमिटेशन ये है कि आप सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर सकते हो, ना कि जो लेन देन वो कैश में हो रहा है, मनी के फॉर्म में हो रहा है, उसका रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल। और यहीं पे यहाँ पर बताया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड, देखो यहाँ पर अफेक्ट ओनली वन अकाउंट एंड रिकॉर्ड ईच ट्रांजेक्शन अ सिंगल टाइम। एक बार आप उसे रिकॉर्ड करोगे और सिंगल टाइम में आप रिकॉर्ड करोगे, जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है सिंगल टाइम रिकॉर्ड करोगे। तो यहाँ देखो जैसे कि अगर अलग अलग होता है, जैसे इंडियन सिस्टम हो गया, आपका डबल एंट्री सिस्टम है, उसमें डेबिट क्रेडिट का सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। दिस इज़ अ एंशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बहुत प्राचीन समय तक, बहुत प्राचीन समय से भारत में ये सिस्टम को चलाया जा रहा है, ये चलता आ रहा है। इसमें क्या होता है कि वेयर कैश एंड क्रेडिट बोथ रिकॉर्ड। यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम में लिमिटेशन ये था कि सिर्फ क्रेडिट जो उधारी पर सामान ले गया है, जैसे अमन ले गया था, रमेश ले गया था, उसका सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा। जो कैश में ले गया है उसका कोई डेटा नहीं है, उसका कुछ वो सिर्फ लेन देन हुआ बस उतना तक। लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होता यह है कि कैश तो रिकॉर्ड किया जाएगा, साथ में क्रेडिट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे बोथ ट्रांजेक्शन एक्सपेक्ट रिकॉर्ड क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट जो करेगा और जो डेबिट करेगा उसको, उन दोनों को रिकॉर्ड किया जाएगा, समझे। नेक्स्ट आता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में दिस एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एक्सपेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन। डुअल एक्सपेक्ट मतलब कि देखो कोई भी लेन देन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, उसका दो पहलू होगा। डुअल यानी मतलब दो पहलू होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन का दो पहलू होगा। क्या ऐसा दो पहलू होगा? देखो रिसीविंग बेनिफिट एंड गिविंग बेनिफिट। सिंपल लिखा है यहाँ पर, रिसीव करो बेनिफिट, और यहाँ पर गिविंग बेनिफिट। यहाँ पर रिसीव करो और यहाँ पर गिव करो। सिंपल है। अगर आप कोई बेनिफिट लेते हो तो बेनिफिट दो, सिंपल सा भाषा है। यानी कि मान लो एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन का बात करते हैं। एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि एक शॉपकीपर के पास आदमी आया, वो उसको कुछ गुड्स चाहिए था, उसको कुछ सामान चाहिए था, उसने सामान लिया, यानी सामान लिया, रिसीव किया, क्या बेनिफिट को रिसीव किया, रिसीव बेनिफिट, बेनिफिट यानी सामान को वो रिसीव किया, और वो दिया क्या, गिविंग बेनिफिट। वो साथ में वो सामान तो लिया और दिया क्या, पैसा दिया। सिंपल सा बात है। डबल एंट्री सिस्टम में इसका बात किया जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखते हैं। देखो यहाँ हम लोग ने देख लिया अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोग ने देख लिया कि एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा होता है इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, फिर तीसरा आता है डबल एंट्री सिस्टम। देखो तीनों को देखते हैं, थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंगल एंट्री सिस्टम में देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है इन विच एज अ रूल ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ अ डेबिटर एंड क्रेडिटर इज मेंटेन, अदर रियल एंड नॉमिनल अकाउंट कैन नॉट बी प्रिपेयर। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम में होता यह है कि मैंने पहले ही बताया था कि ऐसे रिकॉर्ड को, ऐसे ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाता है जहां जिसका सिर्फ एक पहलू हो। जैसे कि मान लीजिए ओनली रिकॉर्ड ऑफ कैश एंड पर्सनल अकाउंट ऑफ अ डेबिटर, यानी कि जो पर्सनल अकाउंट है किसका, डेबिटर का या फिर क्रेडिटर का, उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा। यहाँ पर देखो रिकॉर्ड ऑफ कैश, अगर क्या हुआ कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो कैश का भी अपना, ऐसा जैसे मैंने यहाँ पर बताया, तो वो कैश का भी अपना मेंटेन करके रखते हैं। जैसे ये तो मेनली क्रेडिट में किया जाता है, लेकिन आप सिंगल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल, जैसे कि अमन है, तो वो और भी तो होता होगा कि हाँ वो कैश देकर इतना सामान ले गया, तो उसको भी बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो भी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम में कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसका बात किया गया, कैश तो हम लोग समझ लिए। और पर्सनल अकाउंट ऑफ अ डेबिटर, मान लीजिए जो डेबिटर है या फिर जो क्रेडिटर है, जो क्रेडिट पर आपको लोन दिया है, या मतलब जो भी है, क्रेडिटर है या डेबिटर है, बस उस एक आदमी का अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। सिंपल, उसका एक अकाउंट सिर्फ क्रिएट किया जाएगा। देखो आगे है, अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक
एंड नॉट रिलायबल। देखो सिंपल सा बात है कि एक अकाउंट का सिर्फ क्रिएट किया जाएगा, उससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि बिजनेस में क्या है। इस सिस्टम का यूज आप करोगे सिंगल एंट्री सिस्टम का, तो आप अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ आपको कुछ डेटा मिलेगा, बस छोटा मोटा डेटा मिलेगा कि आपका कितना क्रेडिट बाकी है, तो कितना वो कैश से आपका खरीदा है सामान, बस इतना कुछ पता चलेगा। आपको प्रॉफिट लॉस क्या हो रहा है, बैलेंस शीट आपको एसेट कितना है, ये कुछ नहीं पता चलेगा। इसीलिए यहाँ पर देखो इनकम्प्लीट है, ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि इसमें सब चीज़ आता नहीं है, इसमें बस कुछ ही डेटा कुछ ही डाटा आपको मिलेगा और अनसिस्टमेटिक है, मतलब सिस्टम से फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक आप जब भी देखते हो ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, रिसीव द बेनिफिट एंड गिव द बेनिफिट, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही बार आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है एंड देयर फॉर नॉट रिलायबल है ही नहीं। नेक्स्ट आता है आपको देखो फॉलो बाय स्मॉल बिजनेसमैन फॉर्म एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। सिंपल सा ये है कि ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है इसको कौन फॉलो करता है? इसको फॉलो करता है स्मॉल बिजनेसमैन, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था यहाँ पर कि जो शॉपकीपर होते हैं, दुकानदार होते हैं, टेलर हो गया, वो अलग अलग शॉपकीपर हो गया आपका, ये सब जो आदमी होते हैं ये सब मेंटेन करते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम को। किराने दुकान वाले जो होते हैं वो सब मेंटेन करके रखते हैं ये सिंगल एंट्री सिस्टम को। छोटे छोटे बिजनेस वाले, छोटे छोटे फॉर्म वाले इसको मेंटेन करते हैं, जो कि इसीलिए क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा एजुकेशन का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा एक, मैंने जैसे बताया यहाँ पर, आप कितना क्रेडिट बाकी है तो अमन ऐसे लिख कर उसका कितना क्रेडिट बाकी है उसको आप लिख दोगे, एक बार जोड़ दोगे, आपका निकल गया सिंगल एंट्री सिस्टम से आपको कितना जो डाटा चाहिए होगा। सिंपल है, इसीलिए वेरी सिंपल यहाँ पर लिखा गया है। जो ज़्यादा अकाउंटिंग के बारे में नहीं जानते हैं, इसके सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, समझे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर देखो, सिंस सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। देखो सिंपल है कि इसमें कोई पूरा रिकॉर्ड तो आपको बताया नहीं जा रहा है इस सिस्टम से, इसीलिए जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो क्या है, उसे एक और चीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सिंपल, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आप समझ गए होंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आता है अपना भारत का इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ये तो हम लोग ने बात किया कि सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया, फिर डबल एंट्री सिस्टम हो गया, ये तो वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंडिया का मतलब भारत का अपना अकाउंटिंग का सिस्टम, अकाउंटिंग करने का, मतलब लेखा परी करने का जो तरीका है वो क्या है। देखो, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो नोन एज महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम। जो महाजन सब होते हैं, देखो अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? महाजन कहा जाता है। तो वो जो महाजन होते हैं उन्हीं के नाम पर जो इंडियन, ऐसे थोड़ी ना बोलोगे कि इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ऐसे नहीं बोला जाएगा, उसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत ईजी है। फिर आगे आता है कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, ये है वेरी एंशिएंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। एक और देखो, बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। अंडर दिस सिस्टम बोथ कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, ये भी मैंने बताया। और कैसे बुक में होगा? बुक ऑफ अकाउंटिंग। सम रूल, कुछ जिसमें कुछ रूल को फॉलो कर, कोई रूल को और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए इसको रिकॉर्ड किया जाएगा। किस में रिकॉर्ड किया जाएगा? हिंदी में, नहीं तो मुरिया में। मुरिया एक रीजनल लैंग्वेज है, उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा इस ट्रांजैक्शन को। जो महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। आगे देखो यहाँ पर है कि बुक्स यूज इन दिस सिस्टम आर लॉन्ग अनरूल्ड पेज एंड रेड बाइंडिंग। सिंपल है, जो किताब इसमें इस्तेमाल किया जाता था वो लॉन्ग था, अनरूल्ड पेज था उस पर, और रेड कलर का ब्लेंडिंग था उस पर, रेड कलर का अलग से ब्लेंडिंग किया हुआ था। सिंपल। फिर सिंस बोथ एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया कि कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड किया जाता था। सिंपल। और देखो, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ये इतना पावरफुल था, इंडिया का अपना जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें आप जर्नल एंट्री भी बना सकते हो, लेजर बुक भी आप क्रिएट कर सकते हो, ट्रायल बैलेंस भी उसके मदद से आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर आपका बैलेंस शीट, ये सारा आप प्रिपेयर कर सकते हो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में, जिसे महाजनी अकाउंटिंग सिस्टम कहा जाता है। समझे, ये बहुत आसान है। उसके बाद हो गया ये, देखो ये जो इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है is a scientific and systematic as the one development in the West। ये इंडिया में डेवलप किया गया, इंडिया में ये बनाया गया, डेवलप किया गया। ये सारा साइंटिफिक प्रूवन, और साथ में एक सिस्टमैटिक तरीके से इसमें जितना भी डेटा दिया गया था, आप देख रहे हो सिस्टमैटिक तरीके से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब चीज़ को इसमें इंक्लूड करके, कैश, क्रेडिट, सारा चीज़ को इंक्लूड करके एक बेस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बनाया गया था। लेकिन क्या है कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम को उतना पूरे दुनिया में पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाया।
और पॉपुलैरिटी ना मिलने के चलते ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर ही डबल एंट्री सिस्टम के बारे में है, ये जो आज के समय में पूरे वर्ल्ड वाइड में ज़्यादातर लोग इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जितने भी बिजनेसमैन है, बड़े बड़े कंपनीज वाले हैं, सारा डबल एंट्री सिस्टम पे चलता है। इसमें क्या है कि देखो, डबल एंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ डुअल एक्सपेक्ट, मतलब किसी भी ट्रांजेक्शन का इसमें दो पहलू होगा। मैंने बताया दो पहलू होगा, एक होगा रिसीव द बेनिफिट एंड गिव द बेनिफिट, मैंने बताया क्रेडिट एंड डेबिट, सिंपल है। फिर आगे आता है आपका दिस सिस्टम इज रिकमेंडेड दैट द एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू फोल्ड इफेक्ट होगा, यानी कि डेबिट क्रेडिट, यानी समझ गया, वन रिसीविंग द बेनिफिट एंड अदर गिविंग ऑफ बेनिफिट, यानी किसी से रिसीव करो बेनिफिट को, फ़ायदे को किसी से लो और किसी दूसरे को फ़ायदे दो, सिंपल है। फ़ायदा लो और फ़ायदा दो, सिंपल। फिर आगे देखो, यहाँ पर है कि द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी कि अगर बिजनेस में इस सिस्टम का अगर आप फॉलो करते हो, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो, तो इसमें क्या है कि अगर आपका डेबिट होगा तो उसका उल्टा अपने आप क्रेडिट होगा। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करोगे तो, अगर आप डेबिट करके क्रेडिट नहीं करते हो तो ये सिस्टम पूरा गलत हो जाएगा, सिंपल। वन अकाउंट इज डेबिट एंड अदर आर क्रेडिट, एक डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, सिंपल। एग्जांपल के लिए ले लो कि यहाँ पर देखो, व्हेन अ परचेज इज मेड ऑन क्रेडिट, अगर कुछ हम खरीदते हैं क्रेडिट पे, कुछ हम खरीदते हैं क्रेडिट में, तो अकाउंट में वो कहाँ से होगा, स्टॉक पे से होगा। एक स्टॉक आपका जाएगा, मान लीजिए आपका आपका दुकान है और आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो, आप सारा अकाउंट को प्रिपेयर करते हो। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई कस्टमर आया, वो क्या किया कि क्रेडिट पर, मतलब उधारी पर सामान लिया, तो आपका क्या हुआ, स्टॉक इज डिक्रीज, यानी कि आपका जो सामान है दुकान का, अगर वो सामान लिया तो आपका कुछ तो सामान कम होगा, यहाँ पर लिखा है स्टॉक इज डिक्रीज होगा स्टॉक का। और फिर क्या होगा, ओनिंग द क्रेडिटर इज इंक्रीज फ्रॉम द अमाउंट। देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक तरफ आपका स्टॉक डिक्रीज़ हो रहा है, नीचे जा रहा है स्टॉक, तो दूसरी तरफ आपका क्या हो रहा है कि आपका डेबिट बढ़ रहा है, जो आपको लेना है किसी और से, आप क्रेडिट पर दिए हो तो आप डेबिट पर आप लोगे ना, तो एक डेबिट क्या होता है, एसेट होता है, सिंपल। यहाँ पर समझ गए, स्टॉक कम हो रहा है तो डेबिट बढ़ रहा है, दो पहलू है, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा, सिंपल, डेबिट होगा तो क्रेडिट भी होगा। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर है मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसको हम लोग तीन तरह से पढ़े हैं कि कैसा कैसा सिस्टम होता है, लेकिन मेनली जो कि आज के समय में फॉलो किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम, उसके बारे में हम देखेंगे। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व टू अकाउंट, जितना भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है मनी के टर्म्स में, वो दो अकाउंट में फॉलो होगा, टू अकाउंट में फॉलो होगा। देखो, वन रिसीव द बेनिफिट, मैंने आपको बताया, एंड अदर गिव द बेनिफिट। यहाँ मैंने बताया कि एक तरफ तो आपको घाटा हो रहा है तो दूसरी तरफ मुनाफा हुआ ना, एक तरफ आपका गुड्स जो स्टॉक था वो कम हो गया, क्यों, क्योंकि आप क्रेडिट पर सामान दे दिए, तो दूसरा तरफ क्या हुआ कि जो डेबिट अकाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको डेबिट पर आपका जो पैसा है उधारी का वो आपको लेना है और बढ़ जाएगा, सिंपल। यहाँ पर सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, द पार्टी रिसीविंग द बेनिफिट इज कॉल्ड द रिसीवर, जो आपको रिसीव करेगा, देखो पार्टी रिसीविंग द, जो पैसा रिसीव करेगा, जो बेनिफिट है उसको रिसीव करेगा, उसको क्या कहेंगे, रिसीवर कहेंगे। और जो गिव करेगा, जो देगा, बेनिफिट को देगा, उसको क्या कहेंगे, उसको गिवर कहेंगे। रिसीवर गिवर समझ गए, बहुत ही आसान है। आगे आता है, यहाँ पर कुछ फीचर के बारे में दिया गया है, फीचर कह लो या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, उसके बारे में दिया गया है डबल एंट्री सिस्टम का क्या होता है। देखो, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, ये हमने देखा कि आपको डेबिट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, एक क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर आपका एक देखो स्टॉक अकाउंट ये आपका घट रहा है, तो दूसरा गुड्स वाला घट रहा है, तो दूसरा क्या होगा, आपका जो वो डेबिट अकाउंट है वो बढ़ जाएगा। यहाँ देखो, दो अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट। देखो, रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल एंड इम्पर्सनल एक्सपेक्ट, यहाँ पर देखो हम लोग ने सिंपल सा ये सिंगल एंट्री सिस्टम में देखा था कि एक ही अकाउंट क्रिएट होगा, वो होगा पर्सनल, लेकिन ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें क्या है कि पर्सनल अकाउंट तो क्रिएट होगा, साथ में इम्पर्सनल जो आपका संबंधित नहीं है ज़्यादा, वो भी अकाउंट आपका क्रिएट किया जाएगा। देखो, नेक्स्ट आता है आपका एवरी अकाउंट हैज़ टू साइड, दोनों का दो साइड होगा। वन जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको हम लोग डेबिट साइड कहेंगे, और जो राइट हैंड पे रहेगा लेफ्ट वाले को डेबिट कहेंगे, और जो राइट वाला होगा उसको क्रेडिट साइड कहेंगे, सिंपल। यहाँ पर लिखा है
फोर्थ है रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। कुछ रूल होता है उसके हिसाब से आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा, एज वी नो एज डबल एंट्री सिस्टम इज वन अकाउंट इज डेबिट, एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा को क्रेडिट होना पड़ेगा, ये हमने देखा। इट डज नॉट मीन कि एनी अकाउंट विल बी डेबिट एंड एनी अकाउंट विल बी क्रेडिट। सिंपल सा इसका मतलब ये है कि अगर डेबिट होगा और क्रेडिट होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट हो गया तो कोई भी अलग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी होगा। ये देखो यहाँ पर सिंपल सा समझो कि हम लोगों ने देखा था कि आपका यहाँ पर स्टॉक वाला अकाउंट जो है वो गुड्स का अकाउंट है, वो आपका गिर रहा है क्योंकि आपने उधारी पर सामान दिया था। यहाँ पर देखा था हमने उधारी पर सामान दिया था कि स्टॉक गुड्स वाला अकाउंट गिर रहा है तो क्या हुआ कि आपका स्टॉक वाला आपका डेबिट वाला बढ़ेगा। ये नहीं कि आपका जो कह सकते हैं आपका बिजली बिल वाला जो अकाउंट है, इलेक्ट्रिक बिल वाला, वो बढ़ने लगेगा। समझे, जो आपका क्रेडिट हो रहा है उसी के हिसाब से आप डेबिट तय करोगे। यहाँ पर ये बताया गया कि कुछ रूल होता है इसमें, उसी को फॉलो करना पड़ता है। आगे 5th नंबर में देखें तो अर्थमेटिक एक्यूरेसी ट्रायल बैलेंस। देखो, डेबिट एंड द अदर क्रेडिट, टोटल ऑफ ऑल डेबिट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट। अगर मान लो टोटल डेबिट होगा तो दूसरी तरफ इक्वल ही आपको रखना पड़ेगा क्रेडिट। यानी मान लो ये जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ डेबिट अकाउंट है, दूसरी तरफ क्रेडिट अकाउंट है। डेबिट अकाउंट में आपका गया 1000 गया तो आपको क्रेडिट अकाउंट में भी आपको शो करना पड़ेगा 1000 क्रेडिट। देखो, डेबिट मतलब कि एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्रेडिट होगा। सिंपल से हम यहाँ से हम लोग समझेंगे कि देखो आपका जो गुड्स गिर रहा है, कितना गिर रहा है, मान लो 500 का गुड्स ख़त्म हो रहा है तो आपका जो आपको लेने वाला है जो डेबिट अकाउंट है वो क्या होगा, 500 रुपया बढ़ जाएगा। सिंपल है। आगे देखते हैं हमारा, देखो, और ये जो आप करोगे अर्थमेटिक एक्यूरेसी वाला जो काम है आप करोगे, ये जो डेबिट क्रेडिट वाला, ये आप कब करोगे, ये आप कब डन करोगे, डन बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। देखो, ट्रायल बैलेंस जब आप बनाओगे उसी समय आपका ये जितना भी है क्लियर हो जाएगा कि आपका डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, इक्वल है कि नहीं है। सिंपल। फिर आगे आता है डबल एंट्री सिस्टम का एडवांटेज। हम कुछ देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे होते हैं डबल एंट्री सिस्टम के। बहुत आसान है। देखो, पहला है साइंटिफिक सिस्टम है। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है। क्यों है, देखो, सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। हम लोग को इतना से पता चल गया कि साइंस में क्या होता है। साइंस में होता है कि कुछ रूल और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें अकाउंट को तैयार करना पड़ता है। और जो डबल एंट्री का जो सिस्टम है वो भी एक साइंटिफिक सिस्टम है। कुछ इसमें रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसी के बेस पर हमको धीरे धीरे वन स्टेप करते करते ऊपर बढ़ना पड़ता है, आगे चलना पड़ता है। सिंपल। फिर आता है फुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हो, इसका एडवांटेज है आपको जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन है अकाउंटिंग का, जितना भी आपके अकाउंटिंग में इन्फॉर्मेशन निकलता है, प्रॉफिट लॉस गेन आपका हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, बिजनेस का जितना भी सिचुएशन है वो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सिंपल। सिस्टम ऑल्सो गिव फुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, सारे इन्फॉर्मेशन आपको देगा। नेक्स्ट आता है आपको वेरिफिकेशन ऑफ अर्थमेटिक एक्यूरेसी। यहाँ पर आपका सिंपल कह सकते हो कि ट्रायल बैलेंस को जब आप एंड करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के साथ ही, ख़त्म करने के साथ ही, आपका जो ये एक्यूरेसी है, यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका अर्थमेटिक एक्यूरेसी है। यानी कि एक्यूरेसी यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर होना चाहिए। दोनों का जो नंबर है, संख्या है, वो इक्वल होना चाहिए। एक 1000 है तो दूसरा जो क्रेडिट वाला है वो भी 1000 होगा। एक 1,00,000 है तो आपका दूसरा जो डेबिट वाला है वो भी आपका 1,00,000 होना चाहिए। सिंपल। ये समझ गए। फिर फोर्थ है आपका लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हो तो आपका क्या होगा कि देखो, यहाँ पर सिंपल लिखा है कि इट मिनिमाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। आपके बिजनेस में कोई गलती नहीं होगा, बहुत कम चांस होगा कि कोई गलती हो या फिर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाए, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। फिर आपका 5th आता है पर्सनल और इम्पर्सनल अकाउंट। यानी कि आप डबल एंट्री सिस्टम का यूज़ करते हो तो इसका एक एडवांटेज मैंने बताया कि आप पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो और इम्पर्सनल अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। इट प्रोवाइड अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। जितना भी आपका लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, चाहे वो कैश में हो या फिर आपका उधारी में हो, क्रेडिट में हो, तो ये आपका जितना भी रिकॉर्ड है सारा आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। रिलेटेड टू द पर्सनल इम्पर्सनल इसका सवाल नहीं आता है। सिंपल। फिर आपका 6th आ गया प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर आप डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू ही बना सकते हो, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट एंड द ग्रॉस। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आपका ये जो आप पता करते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ, वो आपको पता चलेगा। और जो नेट प्रॉफिट है और नेट लॉस है ये भी आपको इसी से पता चल जाएगा। सिंपल। फिर आपको 7th आता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको एक्यूरेट मिलेगा, लगभग एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा अकाउंटिंग से। उसी से आपको क्या होगा कि आपको नॉलेज बढ़ेगा कि आपको फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का। हेल्प टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। उसी से आपको पता चलेगा कि आपका एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है। फिर आगे नेक्स्ट आता है, यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंपैरेटिव स्टडी। यानी कि देखो, इट अफेक्ट द ईजी कंपैरिजन ऑफ अ परचेज, सेल,
एंड ओपनिंग एंड क्लोज स्टॉक। ये देखो आप जो कंपैरिजन करते हो या आप कंपेयर कर सकते हो अपने पुराने वाले अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन था उससे, या फिर आप किसी और बिजनेस के अकाउंटेंसी से अकाउंट से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। ये बहुत आसान होगा, सिंपल। फिर कंपेयर कर सकते हो, साथ में आप परचेज है, सेल है, ये सब ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक है, ये आपका सिंपल हो जाएगा, सिमिलर इट द प्रीवियस ईयर, आप उसको अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। ये बहुत आसान है। फिर दूसरा आता है मैनेजमेंट कैन कंपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर। मैनेजमेंट क्या करता है कि अगर आप इसी सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते रहोगे तो आपको बहुत आसानी मिलेगा और बहुत ईजिली आप अपने करेंट ईयर, मतलब जो अभी जो साल चल रहा है उसका, और जो प्रीवियस ईयर जो साल बीत चुका है उसका, आप अकाउंटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैच कर सकते हो, मिला सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। थर्ड आता है आपका सिमिलर। देखो, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैन बी कंपेयर। अगर आप एक डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो तो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को आप आपस में कंपेयर भी कर सकते हो, बहुत सिंपल। फिर आता है बैलेंस शीट ऑफ द करेंट ईयर कंपेयर विथ डैट अ प्रीवियस ईयर। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि जो बैलेंस शीट है एसेट लाइबिलिटी का, वो क्या होगा कि आप अपने प्रीवियस ईयर का जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उससे भी आसानी से कंपेयर कर सकते हो। फिर आगे आता है आपका, देखो, द कंपैरिजन हेल्प द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। देखो सिंपल है, इतना सब आपको फैसिलिटी मिल रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, तो आप जो कंपैरिजन करोगे, जो आप मिलान करोगे, वो क्या होगा, प्रीवियस ईयर, देखो, कंपेयर विद दैट द प्रीवियस ईयर। देखो, कंपेयर हेल्प बहुत ज़्यादा मदद करता है आपको कंपैरिजन करना है अपने प्रीवियस ईयर से, या फिर किसी और बिजनेस के ये जो अकाउंट है उससे कंपेयर करना है, तो ये बहुत ईजिली आपको कंपेयर करा सकता है। देख लिए। उसके बाद 9th आता है नॉलेज ऑफ द वेरियस इन्फॉर्मेशन। देख कैसा आपको नॉलेज होगा जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करोगे, तो कैसा आपको नॉलेज होगा, वेरियस इन्फॉर्मेशन, अलग अलग इन्फॉर्मेशन, जैसे कि व्हाट अमाउंट ड्यू टू बी रिसीव, और कस्टमर से आपको कस्टमर से आपको कितना अमाउंट रिसीव करना है, कितना आपका डेबिट है, मतलब कितना आपको लेना है कस्टमर से, कितना आप क्रेडिट पे माल दिए हो, सिंपल। दूसरा आता है कि आपको कितना पे करना है सप्लायर को, जहाँ से आप अपना सामान लेते हो दुकान के लिए, तो वहाँ उसको कितना आपको सप्लाई, सिंपल है कि कितना आपको पैसा देना है, पेड करना है, और कितना रिसीव करना है, ये पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि अगर स्टॉक खत्म हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, जब अकाउंटिंग ईयर 1 साल का होता है, मैंने आपको बताया था, 1 साल के ख़त्म होने के बाद आपका कितना, आपका ये जो स्टॉक बचा है, गुड्स बचा है, उसको आप देख सकते हो, वो आप पता कर सकते हो। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल, ये कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, उसका अमाउंट ये आपको एक्यूरेट बता देगा, सिंपल। फिर लीगल अप्रूवल होता है, जैसे कि देखो, डबल एंट्री सिस्टम इज़ अ कंप्लीट, एक्यूरेट, रिलायबल, साइंटिफिक सिस्टम है एक। यानी कि लीगली भी अगर आप मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाते हो, केस मुकदमे के चक्कर में फंस जाते हो, तब आपके पास ये डबल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगा, अपने अकाउंट का, अपने बिजनेस का इन्फॉर्मेशन होगा, तो लीगल, यानी कि जो लॉ है, गवर्नमेंट या फिर जो कानून इस सिस्टम को मानता है, कानून जो है इस सिस्टम को मानता है। और जो टैक्स अथॉरिटी है ऑल्सो, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करता है, सेल टैक्स वाला हो गया, इनकम टैक्स वाला हो गया, वो भी ये सिस्टम को, डबल एंट्री सिस्टम को मानता है, सिंपल। फिर आगे देखो, सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। अगर जो भी बिजनेसमैन है, जैसे कि आपका समझ लो कि स्मॉल बिजनेसमैन है, या फिर बहुत बड़ा बिजनेस का कोई हाउस है, या यानी कि इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन है, फैक्ट्री वाला बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा कंपनी है, वो भी, कोई भी आदमी डबल एंट्री सिस्टम को आराम से फॉलो कर सकता है, सुटेबली फॉलो कर सकता है। 12th आता है आपका पॉपुलैरिटी। सिंपल सा बात है, रूल ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन अंडर द सिस्टम आर डिफाइंड अ क्लियर स्टैंड। और इसी के कारण देखो, सिंपल है कि डबल एंट्री सिस्टम इतना फेमस है, इतना आपको एक्यूरेट बताता है और क्लियरली आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता है, इसी के कारण पूरे दुनिया भर में ये इसका सिस्टम फॉलो किया जाता है, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग कंपनीज़ के द्वारा फॉलो किया जाता है। फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड एक्सटेंटिवली इन ऑल कंट्री, यानी कि बड़े पैमाने पर इसे बहुत सारे देशों में अलग अलग, यहाँ तो ऑल ही का इस्तेमाल किया गया है, सारे देश में इसका इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग का काम करने के लिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए। फिर आता है कुछ, देखो, एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा, ये मैं बताते आ रहा हूँ। तो डिसएडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम का, कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि देखो, नंबर ऑफ बुक ऑफ अकाउंट आर टू बी मेंटेन, यानी कि जब आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो तो आपको बहुत सारा अकाउंट का ये आपका बुक को मेंटेन रखना पड़ेगा,
इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारा आपको बुक बनाना पड़ेगा, उसको उसमें लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, उसको खरीदना पड़ेगा, जितने भी बुक्स होते हैं बहुत सारे बुक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है कि बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत कीमती हो जाता है बहुत सारे बुक को मेंटेन करना। और जो सेकंड नंबर में है कि स्मॉल बिजनेसमैन कंसर्न। देखो सिंपल सा बात है कि ये जो अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम को जो फॉलो करता है उसको बहुत सारे बुक को मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत सारे बुक को ख़रीदना पड़ता है, ये जो बहुत कॉस्टली हो जाता है, बहुत महंगा पड़ जाता है। और इसी के कारण जो स्मॉल बिजनेस कंसर्न, स्मॉल बिजनेसमैन है, छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, वो लोग क्या होता है कि वो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं डबल एंट्री सिस्टम को, क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड रखना पड़ता है, बहुत कॉस्टली होता है, महंगा पड़ जाता है उनके लिए, और उनके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, सिंपल सा बात है। फिर थर्ड नंबर पर आता है कि डज नॉट डिस्क्लोज एनी एरर, यानी कि डबल एंट्री सिस्टम में कोई एरर, दिस सिस्टम डज नॉट डिस्क्लोज एनी एरर, यानी कि कोई एरर नहीं दिखाई देता है, कोई एरर शो नहीं होता है। इसके कारण क्या है कि जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ कंसेक्यूटिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द बुक ऑफ अकाउंट। जो ट्रायल बैलेंस है आपका, जो ट्रायल बैलेंस में जो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू, डबल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करके जो ट्रायल बैलेंस आप बनाओगे वो आपका एक्यूरेट नहीं होगा, सिंपल सा बात है, एक्यूरेट नहीं होगा। और ये आप इसको प्रूफ के तौर पर बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड तो कर लोगे, लेकिन वो जो आपका डाटा होगा वो एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, समझ गए। फिर डिफरेंट स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अलग अलग स्टेज होता है। जैसे कि देखो मैंने यहाँ बताया था कि पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है। आइडेंटिफाई यानी कि पहले पैसे में पैसा है कि नहीं ये देखना पड़ता है, मॉनेटरी फॉर्म में देखना पड़ता है, आइडेंटिफाई मतलब सिंपल। उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, कहाँ पर, जर्नल में या सब्सिडियरी बुक में, ये हम आगे देखेंगे स्पेसिफिक चैप्टर में। फिर रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट आगे आपको क्लासीफाई करना पड़ता है, उसको क्लासीफाई कर लिए, अलग अलग पार्ट्स में बांट दिए, फिर उसको समराइज़ करना पड़ता है। समराइज़ करते हो, देखो एक सिस्टम था, देखो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एक बहुत ही इजी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। जैसे देखो पहले आप ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उसको वाउचर में आप रिकॉर्ड, वाउचर आप मिलता है, जो स्लिप होता है, जो ओरिजिनल क्या होता है कि कस्टमर को दे दिया जाता है, और जो डुप्लीकेट होता है अपने पास रखा जाता है ताकि अकाउंटिंग का काम किया जा सके। उसी वाउचर, डुप्लीकेट वाउचर के मदद से क्या किया जाता है कि आप जर्नल एंट्री और सब्सिडियरी बुक बना सकते हो। ये हो गया आपका ओरिजिनल अकाउंट, ओरिजिनल रिकॉर्ड हो गया आपका। ट्रांजैक्शन, फिर वाउचर, फिर जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडियरी बुक, दोनों में से कोई एक आप बना सकते हो। फिर आपका हो गया, फिर आप क्या करोगे कि उसको लेज़र में रिकॉर्ड करोगे। इसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया ना कि आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई, समराइजिंग, इसी में आपको क्लासीफाई कर दोगे, किस में, लेज़र अकाउंट बनाओगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर क्लासीफाई करने के बाद देखो ट्रांजैक्शन हुआ, वाउचर, जनरल, फिर या फिर सब्सिडियरी, फिर लेज़र अकाउंट बनाओगे। लेज़र अकाउंट के बाद आप समराइज करोगे, ये इतना तो बन गया। उसके बाद समराइज करोगे, कैसे समराइज करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। देखो यहाँ तक जो काम था वो किसका था, बुक कीपर का काम था, यानी कि जूनियर क्लर्क का काम था। और यहाँ से जो ट्रायल बैलेंस से काम जो शुरू होता है वो किसका काम है, ये अकाउंटेंट का काम होता है, अकाउंटेंट का काम होता है। ये ट्रायल बैलेंस बनाता है, समराइज करता है, वो एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा या फिर फाइनल अकाउंट बनाएगा। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फिर बैलेंस शीट बनाएगा, एसेट कितना है बिजनेस में, लायबिलिटी कितना है वो पता करने के लिए। ये सब हम लोग स्पेसिफिक चैप्टर में देखेंगे। ये देखो डिस्कस इन द सेपरेट चैप्टर में हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे, बहुत आसान है। फिर देखो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल के बारे में बात किया गया है कि अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम है, इसका क्या कुछ सिद्धांत होता है, सिद्धांत कैसा होता है। उसके सबसे पहले देख लो कि डुअल एक्सपेक्ट, ये तो हमें पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में दो डुअल एक्सपेक्ट होता है, यानी कि दोनों तरफ से चलता है। आपको एक तरफ आपको बेनिफिट लेना है तो दूसरी तरफ बेनिफिट देना है, सिंपल हो गया। एक तरफ डेबिट होगा तो दूसरी तरफ क्रेडिट होगा, सिंपल। फिर दूसरा आता है रूल बेस्ड प्रिंसिपल अंडर डबल एंट्री सिस्टम, वन एक्सपेक्ट इज डेबिट। मैंने बताया है कि एक डेबिट होगा तो अदर एक्सपेक्ट इज क्रेडिट, और दूसरा, पहला डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, सिंपल। डिफाइंड रूल एंड डेबिट ऑन क्रेडिट, और जो ये रूल है वो डेबिट क्रेडिट का रूल आपको फॉलो करना है, सिंपल है। डबल एंट्री सिस्टम में यही चलता है। फिर थर्ड आ जाता है एंट्री टू और मोर अकाउंट। अगर आप जो बनाते हो, अगर डबल एंट्री को फॉलो करते हो तो दो अकाउंट या दो से ज़्यादा अकाउंट आपको प्रिपेयर करना ही करना होगा। जैसे एट लास्ट टू अकाउंट, कम से कम आप दो अकाउंट बनाओगे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, लेकिन अभी के लिए समझ लो कम से कम दो अकाउंट बनाएंगे। ये देखो एंट्री एट लास्ट टू अकाउंट, वन कैन बी डेबिट एंड द अदर साइड बी क्रेडिट। एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये हम लोग देख लिए। कम से कम दो हो गया ना, डेबिट क्रेडिट मिला के। फिर आपका नेक्स्ट आता है मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स। जितना भी आपका डबल एंट्री सिस्टम में होगा वो आपका मेजर किया जाएगा टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि हमने बात किया था कि जितने भी आपके मॉनेटरी टर्म, जितने भी पैसे के वैल्यू में आपका ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ही डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन किया जाएगा, उसके अलावा कोई और नहीं चलेगा। जितना भी आपका पैसा का लेन देन है उसी का रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड अदर, यानी कि देखो ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस
आर मेड बिटवीन द बिजनेस फर्म एंड अदर, नॉट बी बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड अदर। देखो हमने क्या कहा था कि ये जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बिजनेस, और बिजनेस से जो जुड़ा हुआ है, कस्टमर हो गया, क्रेडिटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, उसके साथ ये बिजनेस का इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, ना कि। और जो हमने क्या पढ़ा था अकाउंटिंग पढ़ते हुए कि जो ओनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी होता है, ये हम लोगों ने देखा था। इसीलिए जब भी डबल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाता है कि अगर आपको लेन देन करना है, यहाँ पर क्या है, ट्रांजैक्शन करना है, लेन देन है, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा जो कि बिजनेस का किसी और के साथ होगा। सिंपल, अगर ओनर का किसी और के साथ होगा, मैनेजर का किसी और के साथ होगा, तब नहीं चलेगा। बिजनेस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए किसी और के साथ। सिंपल है, बिजनेस का ट्रांजैक्शन होगा किसी और के साथ, लेन देन होगा किसी और के साथ, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो यहाँ यही बताया गया है कि जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है, उसका होगा तो उसका अपना, वो उसका यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होगा, उसका अकाउंट नहीं क्रिएट होता है। लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम में बिजनेस का क्रिएट होता है, बहुत ईजी है। फिर नेक्स्ट हो गया, पांचवा है कि ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस, हम लोग देख लिए। फिर छठा है अकाउंटिंग पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ द विच द business prepare its account. Financial statement should be prepared for a period of 12 months so far. 12 मंथ यानी कि एक ईयर, 12 मंथ यानी कि एक ईयर, एक साल के लिए। अगर आप केवल एक साल के लिए, मतलब लगभग अकाउंटिंग का जो काम किया जाता है वो एक साल के लिए किया जाता है। मतलब एक साल किए, मान लो 2023 में किए, फिर आप 2024 में करोगे, वो उसका दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा। वैसे ही 25 का अलग, 26 का, 2026 का अलग, ऐसे अलग अलग एक एक साल में अकाउंट को बांट दिया जाता है। सिंपल, हम लोगों ने देख लिया। फिर देख लो यहाँ पर कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल है, क्या है वो आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप, मैंने आपको इतना सब बता दिया, लेकिन आप याद रखो डबल एंट्री सिस्टम में एक ही रूल हमेशा काम करता है। कोई डिफिनेशन लिखने को बोल देगा तो हमेशा इस टर्म को अपना यूज कर लेना कीवर्ड के तौर पर। क्या? फॉर एवरी डेबिट करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। सिंपल है, जहाँ पर डेबिट होगा वहाँ पर क्रेडिट भी होगा, अगर आप डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हो तब। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि बुक ऑफ अकाउंटिंग अंडर, कौन कौन से बुक आपको क्रिएट किए जाते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। प्राइमरी बुक में हो गया आपका जर्नल आप क्रिएट करते हो, नहीं तो सब्सिडियरी बुक क्रिएट करते हो, परचेज बुक होता है, सेल बुक होता है, परचेज रिटर्न हो गया, बिल रिसीवेबल बुक हो गया, बिल पेबल बुक हो गया, जर्नल हो गया, ये सब बुक आप क्रिएट कर सकते हो। अदर आगे आपका लेजर अकाउंट बना सकते हो प्रिंसिपल बुक में। ये सब बुक को मेंटेन रखा जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। ये आपको अभी नहीं देखना है, बस सिंपल में समझो। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे दिया है कुछ फास्ट रिवीजन के लिए। हमने देखा है कि देखो अकाउंटिंग सिस्टम शुरुआत में हमने देखा, फिर हमने देखा कि कितने तरह के अकाउंटिंग करने का तरीका होता है, क्या क्या सिस्टम होता है। इसमें पहले हम लोग ने देखा सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। मुझे लगता है कि ये इसको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कारणों की वजह से ये नहीं बढ़ पाया। चलिए कोई बात नहीं, आगे आता है डबल एंट्री सिस्टम होता है। ये डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम लोग ने देखा। फिर डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग ने डिटेल में देखा कि देखो सिंगल एंट्री सिस्टम को हम लोग ने देखा कि डिफिनेशन देखा क्या होता है, इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को देखा। फिर हम लोग ने डबल एंट्री सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में जाना कि क्या एडवांटेज होता है, लिमिटेशन होता है, फिर यहाँ क्या क्या सिद्धांत बताए गए हैं, कैसे काम करता है। सिंपल है, तो यही था इस चैप्टर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।